Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the types of immunity. Let's start. Friends, first of all, we will discuss the remaining portion of the our immune system. तो इसमें हमने लास्ट टाइम ये बात की थी एंटीबॉडीज़ के स्ट्रक्चर के हवाले से और इसके अलावा एंटीजन किसे कहते हैं. तो यहाँ पर कुछ उसी से आगे कंटिन्यू हम करने लगे. सो एंटीबॉडीज़ एज वी डिस्कस्ड दैट दे आर द पर्टिकुलर प्रोटीन्स अगेंस्ट पर्टिकुलर और स्पेसिफिक एंटीजन और इम्यूनोजन. जो भी इम्यूनोजन या जो फॉरेन पार्टिकल जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है एक्टिवेट होता है. हमारे इम्यून सिस्टम के हमने जो कंपोनेंट्स के वाले से बात की थी, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, तो उसमें कुछ ऐसे एंटीजन्स होते हैं जिनको बी लिम्फोसाइट्स पहचान लेते हैं और फिर उनके ऊपर मौजूद जो सरफेस प्रोटीन्स होती हैं उनको पहचान के और फिर सिंथेसाइज करते हैं एंटीबॉडीज़ को. ठीक है. सो दीज आर सिंथेसाइज्ड बाय द बी लिम्फोसाइट्स एंड आफ्टर द सिंथेसिस दे आर सेक्रेटेड इनटू लिम्फ एंड द ब्लड. ये दो अहम चीज़ें, एक तो ब्लड में इनको सिक्रीट कर दिया जाएगा, दूसरे नंबर पर लिम्फ के अंदर. लिम्फ मीन्स के जो हमने लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ा था, द इंटरस्टिशियल फ्लूइड व्हिच एंटर्स द लिम्फेटिक कैपिलरीज, उससे हम लिम्फ कहते हैं. तो ये दो पोर्शन है जहाँ पर इनको ऐड किया जाएगा और फिर उसके बाद फिर लिम्फेटिक सिस्टम में, यानी कि अगर लिम्फ के अंदर कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस एंटर हो चुका है तो उसको किल कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स, द एंटीबॉडीज़. या फिर ब्लड के अंदर कोई सर्कुलेट कर रहा है तो उसको वहाँ तक जो है उसको किल कर दिया जाएगा बाय वेरियस डिफेंस मैकेनिज्म्स. अब ये स्टूडेंट्स, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, ये जो हमारी इम्यूनिटी है, ये दो तरीके से रिस्पॉन्ड करती है और हमें दो तरह के रिस्पॉन्सेज मिलते हैं. दो तरह के रिस्पॉन्सेज में एक तो है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, या जिसको एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स भी कहते हैं, और दूसरा है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स. ये दो तरह के इम्यून रिस्पॉन्सेस मिलते हैं जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर होता है. तो पहले देख लेते हैं कि ये ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स क्या है, या जिसको हम एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स कह रहे हैं. सो व्हाट इज दिस? सो द बी सेल्स, मतलब कि जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, दे रिकॉग्नाइज द एंटीजन एंड प्रोड्यूस प्लाज्मा सेल क्लोन. दे प्रोड्यूस प्लाज्मा सेल क्लोन. ये प्लाज्मा सेल क्लोन बनाते हैं. क्लोन एक जैसे सेल्स को कहा जाता है, यू नो वेरी वेल. ये एक जैसे इंडिविजुअल्स को कहा जाता है विच आर प्रोड्यूस्ड एसेक्सुअली. सो उसी तरह से प्लाज्मा सेल क्लोन बनवाया जाएगा और ये प्लाज्मा सेल क्लोन जो है ये सिंथेसाइज करेगा और लाइब्रेट करेगा ग्रेट नंबर ऑफ एंटीबॉडीज विच सिंथेसाइज एंटीबॉडीज एक्चुअली. ठीक है. तो हम इसको इनडायरेक्टली कहते हैं कि वो बी लिम्फोसाइट्स ये बना रहे होते हैं, लेकिन डायरेक्टली अगर हम बात करें सो एंटीबॉडीज दे आर सिंथेसाइज्ड बाय द प्लाज्मा सेल क्लोन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द बी लिम्फोसाइट्स. ठीक है. अब ये जो एंटीबॉडीज हैं जो प्लाज्मा सेल क्लोन ने बनवाई हैं, और प्लाज्मा सेल क्लोन कहाँ से बनवाया गया है? फ्रॉम द बी लिम्फोसाइट्स. ये एंटीबॉडीज दे विल अटैच टू द एंटीजन सरफेस. उसकी सरफेस के साथ जाकर के अटैच हो जाएंगी, उसकी सेल मेम्ब्रेन के साथ, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जाकर अटैच हो जाएंगी, उसकी सेल वॉल के साथ जाकर अटैच हो जाएंगी, लाइक इन केस ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है. और फिर क्या करेंगी? द स्पीड ऑफ देयर फैगोसाइटोसिस, द सेलुलर ईटिंग प्रोसेस. क्लियर? या फिर ये कंबाइन करेंगे विद और न्यूट्रलाइज द इफेक्ट्स और द टॉक्सिन्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. न्यूट्रलाइज द टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो इनके इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज कैसे किया जा रहा है? ये जो हमारे सेल्स हैं, जो हमारी एंटीबॉडीज हैं, दे विल प्रोड्यूस सर्टन केमिकल्स विच आर नोन एज एंटीटॉक्सिन्स बाय प्रोड्यूसिंग एंटीटॉक्सिन्स. सो अगर एंटीटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो लाइक बैक्टीरिया, लाइक साइनोबैक्टीरिया, लाइक वायरसेस, वो कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जो हमारे सेल के लिए टॉक्सिक होते हैं, उनको हमारे सेल्स को किल कर सकते हैं, इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करेगा? जो बी लिम्फोसाइट्स है उसमें वो प्लाज्मा सेल क्लोन बनवाएगी, वो एंटीबॉडी बनवाएगी, और वो एंटीबॉडीज क्या करेंगी? एंटीटॉक्सिन्स
प्रोड्यूस करेंगी। तो एंटीटॉक्सिन्स आर ऑल्सो द केमिकल्स विच विल बी यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। या फिर अगर जो टॉक्सिन्स नहीं रिलीज हो रहे, मतलब कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको नहीं रिलीज कर रहा, तो फिर अब उस ऑर्गेनिज्म को किल करना है, तो फिर उसके साथ जाकर के अटैच होते हैं और फिर द एंटीबॉडीज दे किल दैम, they will kill them. So this kind of response which is produced by our immune system is called humoral response or antibody mediated response. और दूसरा response क्या हो सकता है? अब दूसरा हमारा जो component है हमारे immune system का, that are the T lymphocytes. तो जो T lymphocytes हैं मतलब the T cells, they will recognize the antigens. वो रिकग्नाइज करेंगे एंटीजेंस को। कैसे रिकग्नाइज करेंगे? क्योंकि हमने बात की कि मोस्ट ऑफ द एंटीजेंस दे आर प्रोटीन नेचर, उनके सरफेस को प्रोटीन्स होती हैं, जिन प्रोटीन्स को पहचानेंगे एंड कॉम्बैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और अच्छा, पहले इस बात को हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ जाकर वो सेल अटैच होगा और सेल जाकर इसके अंदर कुछ खास किस्म के प्रोटीन स्ट्रक्चर्स बनते हैं, एंटी सेल्स के पास होते हैं। जैसे ही ये जाकर उस सेल के साथ अटैच होता है, लेट्स सपोज दैट इज द बैक्टीरियल सेल, तो फिर उसकी मेम्ब्रेन को रप्चर कर दिया जाता है। जैसे ही उसकी सेल मेम्ब्रेन रप्चर हुई, उसकी डेथ हो गई। क्लियर? और डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा था कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए बैक्टीरिया सेल की, तो उससे क्या होगा? इट विल लीड टू द डेथ ऑफ द बैक्टीरिया। तो ये जो टी सेल्स हैं वो यही करते हैं कि वो जाकर वहाँ पर उसके साथ जाकर जैसे चिपकते हैं, तो वह इनके पास एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, वो उसके पास कुछ स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऐसे पिंच करता है। तो इट लीड्स टू द बर्स्ट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स आउट ऑफ द सेल एंड द सेल इज डाइड। तो इसको समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज द किस ऑफ डेथ। मतलब कि हमारे टी लिम्फोसाइट उस एंटीजन के साथ जाकर अटैच हुए, उसकी मेम्ब्रेन को पिंच किया और उसमें से सारा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो बाहर को निकल गया, एंड द सेल इज नॉट डेड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द किस ऑफ डेथ। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जो हमारे टी सेल्स हैं, जैसा कि हमारा इम्यून सिस्टम वो किसको रेस्पॉन्ड कर रहा होता है? किसी भी फॉरेन पार्टिकल को। एंड इन केस ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया जाता है, लेट्स सपोज किडनी ट्रांसप्लांट है या लिवर ट्रांसप्लांट है, इन एनी केस किसी भी तरह का जब ट्रांसप्लांट होता है, तो जो डोनर जिससे लिया गया था उसकी, और हमारे अंदर हम रेसिपिएंट हैं जिसके हमारे अंदर अगर उसको एंटर किया गया है, तो डियर स्टूडेंट्स हमारे बॉडी का तो वो टिश्यू नहीं था, वो तो हमने किसी से लिया। हाँ, वो एक अलग इशू है, वो एक अलग चीज़ है कि उनकी मेजर प्रोटीन्स को, ब्लड ग्रुप्स को और बहुत सारे जो हैं वो एंटीजेंस को मैच किया जाएगा और उसके बाद लगाया जाएगा, लेकिन फिर भी वो हमारी बॉडी का हिस्सा तो नहीं था। अब हम किसी से ले रहे हैं, तो जैसे वो आएगा हमारी बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जाएगा, हमारा जो इम्यून सिस्टम उसको कैसे पहचानेगा कि वो इट इज़ अ फॉरेन पार्टिकल, क्योंकि वो बाहर से आया। फॉरेन पार्टिकल किसे कहते हैं? जो बाहर से आ रहा है, हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं था। तो जैसे ही वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो टी सेल्स दे बिकम एक्टिवेटेड एंड दे स्टार्ट फाइटिंग अगेंस्ट देम, और उसको जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है उसके खिलाफ वो इम्यूनिटी चला देते हैं, जिसकी वजह से जो ऑर्गन है वो ख़राब हो सकता है या वो रिजेक्ट हो सकता है, वो हमारी बॉडी को उसके साथ अटैच नहीं होने दिया जाएगा। फिर इन्हीं दौरान ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो कि जिनको कहा जाता है इम्यूनो सुप्रेसेंट ड्रग्स। इम्यूनो सुप्रेसेंट ड्रग्स दी जाती हैं जब ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट सर्जरी की जाती है। तो ये ड्रग्स क्या करती हैं? दे विल मेक आवर इम्यून सिस्टम लेस एक्टिव। ये हमारे इम्यून सिस्टम के फंक्शन को सुप्रेस करती हैं, और इससे क्या होता है कि जब हमारा इम्यून सिस्टम का जो फंक्शन है वो सुप्रेस हो जाता है, सो देन इट विल गिव अ पेस और अ टाइम फॉर द ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन टू गेट अटैच विद द बॉडी। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जैसे ही इन ड्रग्स से विड्रॉ किया जाता है उस पेशेंट को, तो जो टी सेल्स हैं वो उनको पहचान लेते हैं और फिर उसके खिलाफ ऑटो इम्यूनिटी चला देते हैं। क्लियर? लेकिन हाँ, एक और चीज़ ये है कि जब ये इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स ले रहे होगा पेशेंट, तो ही इज़ और शी इज़ एट द रिस्क ऑफ गेटिंग other infections because you have suppressed your immune system.
नाउ लेट्स द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो हम इम्यूनिटी को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी को एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जबकि पैसिव इम्यूनिटी इट इज ऑल्सो नोन एज द बोरोड इम्यूनिटी। बोरोड, उधार ली गई किसी से, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक ऑन द डेफिनेशंस। सो एक्टिव इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक ऐसी इम्यूनिटी है, द टाइप ऑफ द इम्यूनिटी which is achieved or acquired as a result of infection or vaccination. Clear? तो वो इम्यूनिटी जो इन्फेक्शन होने के बाद, कुदरती तौर पर जो इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है, उसके होने के बाद इम्यूनिटी मिल जाए, या फिर अगर हम वैक्सीन्स जो हैं एंटर करें बॉडी के अंदर और उस एक पर्टिकुलर डिजीज़ के खिलाफ इम्यूनिटी मिल जाए, तो इस तरह की जो इम्यूनिटी है ये कहलाती है एक्टिव इम्यूनिटी या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो एक्टिव इम्यूनिटी और इम्यूनिटी इज एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन एंड वैक्सीनेशन। सो दैट वेरी काइंड ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज एक्टिव इम्यूनिटी। अब डियर स्टूडेंट्स, इस तरह की जो इम्यूनिटी होती है इट डेवलप्स स्लोली, ये आराम आराम से डेवलप होती है, मे टेक सम अ फ्यू वीक्स। इसमें कई हफ्ते भी लग सकते हैं, समटाइम इससे पहले भी इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है इन केस ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, बट इट्स इफेक्ट्स आर लॉन्ग लास्टिंग, मतलब कि लंबे अरसे तक चलने वाले इसके इफेक्ट्स। जबकि पैसिव इम्यूनिटी जिसको हमने कहा बोरोड इम्यूनिटी, इट इज ये एक इस तरह की इम्यूनिटी है विच इज अचीव्ड बाय इंजेक्टिंग द प्री प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज। क्लियर? सो इसमें पहले से प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाती हैं या वो उसके इंडिविजुअल के ब्लड में। सो दैट काइंड ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। क्लियर? इसमें बॉडी को ये मौका नहीं दिया जा रहा कि वो किसी एंटीजन के खिलाफ अपने यानी कि एक्टिविटी शो करे या उसके खिलाफ रेजिस्टेंस शो करे इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मिंग सेल्स और बाय फॉर्मिंग द एंटीबॉडीज। सो द प्री प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड फ्रॉम वन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल से लेके दूसरे पर्सन के अंदर उसको इंजेक्ट करेंगे टू गिव द इमीडिएट प्रोटेक्शन, फौरी तौर पर, ताकि जल्दी से जल्दी हमें जो जिस भी डिजीज़ का ख़तरा है उसके खिलाफ जो है वो इम्यूनिटी हासिल हो सके। सो अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो जो पैसिव इम्यूनिटी है इसके इफ़ेक्ट्स बहुत शॉर्ट होते हैं, ये कुछ ही दिनों के अंदर, और समटाइम्स इन अ कपल ऑफ वीक्स द पैसिव इम्यूनिटी इज़ लॉस्ट। जबकि एक्टिव इम्यूनिटी इट इज़ नॉट यूजुअली लॉस्ट, और बाज़ों का तो ये लाइफ टाइम इम्यूनिटी भी दे देती है, ठीक है, जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है। और इसका जो रिस्पॉन्स है ये इमीडिएट नहीं है, सो डिलेड रेस्पॉन्स। जबकि यहां पर इमीडिएट रिस्पॉन्स है। ओनली प्रोवाइड इम्यूनिटी फॉर अ फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है बाय द पैसिव इम्यूनिटी और द बोरोड इम्यूनिटी। उसकी रीज़न क्योंकि हमारा जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है वो बाहर से आई हुई जो बोरोड एंटीबॉडीज़ होती हैं उनको वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, और फिर ग्रेजुअली उनकी तादाद कम होना शुरू हो जाती है, एंड अल्टीमेटली द प्रोटेक्शन इज लॉस्ट। सो फॉर अ फ्यू वीक्स दीज एंटीबॉडीज़ आर ब्रोकन डाउन बाय नेचुरल बॉडीज़ प्रोसेसेस। मुख्तलिफ जो कुदरती प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर चल रहे होते हैं वही इसको ख़राब कर देते हैं, वही इनको इन एंटीबॉडीज़ को किल कर देते हैं। नंबर विल फॉल ग्रेजुअली एंड द प्रोटेक्शन इज लॉस्ट। क्लियर? तो इसके इफेक्ट्स शॉर्ट ड्यूरेशन के, शॉर्ट ड्यूरेशन इफेक्ट्स, जबकि हमने यहां पर बात की
यहाँ के जो इफेक्ट्स हैं दे आर लॉन्ग लास्टिंग। क्लियर। और दूसरी बात कि डिलेड रिस्पॉन्स है, जो एक्टिव इम्यूनिटी डिलेड रिस्पॉन्स है, इसको डेवलप होने में कुछ टाइम लगता है, कुछ दिन लग सकते हैं, बट इन केस ऑफ द पैसिव इम्यूनिटी द रिस्पॉन्स इज इमीडिएट, इट गिव्स इमीडिएट और क्विक रिस्पॉन्स फौरी तौर पर। क्लियर। और ये डेवलप करती है स्लोली स्लोली, और इसमें तो ऑलरेडी प्रीपेयर्ड एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के दरमियान। क्लियर। तो इसमें प्रोटेक्शन आमतौर पर लॉस नहीं होती, जबकि इसमें आमतौर पर कुछ ही जो एक वैलिड उसका टाइम होता है उसके बाद जो है इसकी इम्यूनिटी जो प्रोटेक्शन है दैट इज लॉस्ट। अब जो एक्टिव इम्यूनिटी ये जिसको हमने कहा एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसको हम दो कैटेगरीज में सब डिवाइड करते हैं। एक है नेचुरली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी, या जिसको कहते हैं ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, यानी बॉडी खुद ब खुद ही रिस्पॉन्ड कर रही है और आपको करने की जरूरत, आपको उसमें कुछ लेना देना नहीं है, आपने उसके मतलब कि उसके लिए उसको मज़ीद बढ़ाने के लिए कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं, एफर्ट नहीं करनी पड़ रही। और दूसरी है आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी, कोई मसनूई तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस की जाती है दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी। सो लेट्स हैव अ लुक। नेचुरली इंड्यूस्ड इम्यूनिटी, या जिसको हम ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं, एमसीक्यूज के लिए मार्क करें, नेचुरली इंड्यूस्ड इम्यूनिटी को ही ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं, यानी कि खुद ब खुद इम्यून सिस्टम में रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। सो व्हेन अ पर्सन इज एक्सपोज्ड टू एन इन्फेक्शन, जब भी किसी शख्स को या किसी भी पर्सन को इन्फेक्शन होता है, क्योंकि इसके अंदर आमतौर पर एंटीजेंस होते हैं, द पर्सन बिकम्स इल, वो बीमार हो जाता है, एंड इन मोस्ट केसेस सर्वाइव, और ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि बीमार होने के बाद वो जो है वो सेहतयाब भी हो जाता है और वो सर्वाइव भी कर जाता है। दिस इज कॉल्ड एज नेचुरली इंड्यूस्ड इम्यूनिटी। क्लियर। लाइक द इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टन डिजीजेज, जो कि लेट्स सपोज लाइक द मीजल्स। सो जिसको अगर एक दफ़ा मीजल्स हो गए तो फिर उसको ज़िंदगी में दोबारा मीजल्स नहीं होने वाले। अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी, जो मसनूई तरीके से जो है वो एक्टिव इम्यूनिटी को इंड्यूस का मतलब कि शुरू करवाया गया हो। सो इट इज़ अचीव्ड बाय इंजेक्टिंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीजेंस, जिसको हम वैक्सीन भी कहते हैं। एंटीजन स्टिमुलेट्स द इम्यून सिस्टम, बॉडी सिंथेसाइजेस द एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एंटीजन, द पर्टिकुलर एंटीजन विच हैज गॉट एंट्री इनटू द सेल। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज वैक्सीनेशन। तो इंजेक्शन लगाने का जो मरहला है, वैक्सीन लगाने का जो मरहला है, चाहे वो ओरल ड्रॉप्स की शक्ल में हो या फिर वो इंजेक्शन की शक्ल में हो, सो दैट वेरी प्रोसेस इज कॉल्ड एज वैक्सीनेशन। और उस इंडिविजुअल को कहा जाएगा इम्यून टू दैट वेरी पर्टिकुलर डिजीज। क्लियर। यहाँ पर कुछ लिस्ट है कुछ ऐसी डिजीजेस की जो कि लाइफ टाइम इम्यूनिटी देती है, मतलब ज़िंदगी में एक दफ़ा होगी तो बाकी की ज़िंदगी में आम तौर पर नहीं होती। लाइफ टाइम इम्यूनिटी के एतबार से पोलियो, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स एंड मम्प्स। सो मीजल एंड मम्प्स दे बिलोंग टू द फैमिली ऑफ पैरामिक्सोवायरसेस, एंड पोलियो द स्मॉलेस्ट नोन वायरस, एंड स्मॉल पॉक्स, ठीक है। सो दैट इज़ RNA एनवेलप्ड वायरस। इसके हवाले से आपने डिटेल से पढ़ चुकी है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव मतलब जैसे जिसमें एनर्जी इस्तेमाल ना हो रही हो, बॉडी को कोई मेहनत ना करनी पड़ रही हो, इसको किसी डिफ़िकल्टी से ना गुजरना पड़े, जैसे कि यहाँ पर खुद से मेहनत कर रही है बॉडी और उसके खिलाफ जो है वो एंटीजेंस के खिलाफ ये रिस्पॉन्स चला रही है। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी, इसको हम बोरोड इम्यूनिटी कहते हैं। इट इज़ मोर प्रिसाइजली बोरोड इम्यूनिटी, ये जिसको कहा जाता है कि उधार ली गई इम्यूनिटी, जो ये इंसान की अपनी बॉडी का हिस्सा नहीं होती है, किसी से बनवाई जाती है और फिर उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो इफेक्टेड पर्सन होता है या जिसको ज़रूरत होती है उसको वो चीज़ें इंजेक्ट कर दी जाती हैं। सो द प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू द अदर पर्सन, और इसे हमने कहा कि दैट इज़ बेसिकली द पैसिव इम्यूनिटी। अब ये पैसिव इम्यूनिटी डियर स्टूडेंट्स, ये भी दो तरह से हो सकती है। इट मे बी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और
द आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। सो डियर स्टूडेंट्स, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी क्या है? जैसे कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बर्थ और गेस्टेशन, सो देर आर सर्टन एंटीबॉडीज विच आर सिंथेसाइज्ड बाय द मदर, दे क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर। सो माँ से फिर वो बच्चे में चले जाती हैं, और बच्चा जो है वो शुरू के दिनों में, चूँकि इम्यूनिटी के एतबार से वो वीक होते हैं बच्चे, तो उनको फिर ये प्रोटेक्ट करती हैं। या फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो एग्जाम्पल है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी की, दैट इज कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम कहते हैं फर्स्ट मिल्क को, पहला दूध, द फर्स्ट मिल्क, ठीक है। द फर्स्ट मिल्क इज रिच इन द न्यूट्रिएंट्स एंड एंटीबॉडीज एंड ऑल द डिफेंस मैकेनिज्म्स विच आर नेसेसरी फॉर द बेबी। क्लियर? तो शुरू के दिनों में ये जो कोलोस्ट्रम है, जिसको हम फर्स्ट मिल्क कहते हैं, ठीक है, ये पहला दूध, इसीलिए तो डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि माँ कभी भी इस चीज़ में लापरवाही ना बरते कि बच्चा पैदा होते साथ ही उसको अपना दूध पिलाए, क्योंकि जो उसका फर्स्ट मिल्क है, इट इज़ रिच इन एंटीबॉडीज़। क्लियर? और वो इसको फ्यूचर में जब तक अपना उसका इम्यून सिस्टम सही तरह से काम नहीं करने लग जाता, तब तक उसको प्रोटेक्शन करवाते रहते हैं। क्लियर? सो कोलोस्ट्रम that is an example of the natural passive immunity। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब ये ये जो मिल्क पिया जाता है, जो कोलोस्ट्रम है, द बेबी एब्जॉर्ब्स द एंटीबॉडीज वाया इट्स गट। मतलब कि उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए जब वो पीता है, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए इसको वहाँ से इट इज़ अब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड ऑफ द पर्सन, इंडिविजुअल। तो गट से इसको एब्जॉर्ब करवाया जा रहा है, किनको? एंटीबॉडीज को। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मार्क कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स देखते हैं आर्टिफिशियली पैसिव इम्यूनिटी क्या कहलाती है, ये इसमें क्या रीजंस हो सकते हैं, ये क्यों हमने इसको ब्रांच को सेपरेट किया। तो द रीज़न इज़ कि पैसिव इम्यूनिटी, पहली बात तो बोरोड है, हमारी बॉडी की अपनी इम्यूनिटी नहीं है, जो किसी से ली गई है। तो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी ये है कि इट इज़ फॉर्म्ड इन वन इंडिविजुअल एंड इंजेक्टेड इन द ब्लड ऑफ द अनदर इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशी, और इट मे बी बिलोंग टू द अदर डिफरेंट स्पीशीज़। जैसे कि एक हमारे पास एक लिस्ट है आर्टिफिशियली प्रोड्यूस की, मतलब ये है इमरजेंसी सिचुएशन वाली जो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है। दैट इज़ द केस ऑफ इमरजेंसी, जब भी कभी चोट लग जाती है, या फिर लाइक रोड साइड एक्सीडेंट हो गया, तो कहते हैं ना, वो फौरी तौर पर वो चांदनी का टीका लगवाओ, या जिसको टीटी कहते हैं, या जिसको टेटनस का इंजेक्शन भी कहते हैं, वो फौरी तौर पर लगवा लेना चाहिए। क्योंकि उसकी रीज़न क्या है कि अगर ये बैक्टीरिया, द क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, अगर ये हमारी बॉडी में एंटर हो गया और अगर इसने डिजीज़ कॉज कर दी, तो इसके इफ़ेक्ट्स बहुत ही डेंजरस होते हैं। मतलब कि ये साइड पैरालाइज हो जाती है, ये नेक स्टिफ हो जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे की तरफ मूव करता है। क्लियर? सो ये टेटनस इस हवाले से डेंजरस है। और अगर रिब मसल्स यानी इंटरकोस्टल मसल्स ये पैरालाइज हो जाए, तो बंदे का इंसान जो सांस नहीं ले पाएगा और उसकी डेथ हो सकती है। क्लियर? तो उससे इसकी इमीडिएट जो है वो प्रोटेक्शन कैसे हासिल की जाती है? द टेटनस टॉक्साइड इज इंजेक्टेड इनटू द पर्सन। अब टेटनस टॉक्साइड का मतलब है कि जो टेटनस आम तौर पर जो टॉक्सिन्स रिलीज करता है, जिसकी वजह से टेटनस होता है, ये ऐसे टॉक्साइड्स, ऐसे केमिकल्स को कहा जाता है, ऐसे ये टॉक्सिन्स होते हैं जिनके अंदर ये एबिलिटी अब नहीं रह गई कि वो उस बड़े पैमाने के ऊपर बॉडी के अंदर तबाही फेरें। सो ये फौरी तौर पर जब दी जाती है, तो फौरी तौर पर स्टिमुलेशन स्टार्ट हो जाती है, और इसमें कुछ प्रीपेयर्ड एंटीबॉडीज़ भी डाली जाती हैं, लाइक इन केस ऑफ डिप्थीरिया। तो ये आमतौर पर कंबाइंड इसकी जो है वो इंजेक्शन होता है। टेटनस का टीटी और डीटी बोलते हैं इसको, डिप्थीरिया। अब इसी तरह से एंटीसीराज ये भी जो है वो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखता है। आर्टिफिशियल जो पैसिव इम्यूनिटी इन केस ऑफ एंटीसीरा, एंटी मीन्स अगेंस्ट, आमतौर पर हम इससे ये मान लेते हैं अगेंस्ट का, लेकिन यहाँ पर एंटी का मतलब है, दिस एंटी मीन्स एंटीबॉडी, और सीरा
Sera, it is the plural of serum. So sera, it is the serum. और सीरम क्या होता है? द प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स. क्लियर? सो ऐसा सीरम जिसमें एंटीबॉडीज मौजूद हों और पहले से ही शामिल की गई हों किसी पर्सन से एक्सट्रैक्ट करके. सो दैट वेरी टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड एंटी सीरा. क्लियर? एंटी सीराज. तो ये भी जब एंटर किए जाते हैं बॉडी में तो ये फौरी तौर पर इम्यूनिटी देती है. इमीडिएट इफेक्ट है इसका और इससे बचत हो सकती है कि अगर कोई जेन्युइन अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में एंटर हो जाए और वो हमें नुकसान पहुंचाए, ये उससे कहीं कम नुकसान पहुंचाकर हमें काफ़ी अरसे तक के लिए सेव कर लेती है. इस तरह से डिफ्थीरिया और एंटी सीराज एंड. अच्छा, एंटी सीराज के हवाले से याद रखिएगा, आप एक टॉपिक पढ़ेंगे ब्लड के अंदर, आपने बल्कि पढ़ा होगा सेकेंड ईयर के अंदर, RH इनकम्पैटिबिलिटी, जिसमें एक RH नेगेटिव मदर और उसके अंदर एक ऐसा बेबी जो है प्रोड्यूस होता है जो कि RH पॉजिटिव होता है, तो उसके खिलाफ फिर जो है वो ऑटो इम्यूनिटी चल पड़ती है. अब जब आफ्टर द प्रेगनेंसी जब बच्चा डिलीवर हो चुका होता है तो उसके बाद फिर विदिन 24 to 48 आवर्स ये इंजेक्शन लगाना पड़ता है. इसको एंटी RH इंजेक्शन भी कहते हैं क्योंकि RH इनकम्पैटिबिलिटी है बेसिकली. तो इस तरह से मतलब कि ये हेल्प आउट करेगा. इस तरह से रेबीज़ का नाम सुना आपने? पागल कुत्तों के, रैबिट डॉग्स एंड फॉक्स एंड कैट्स, इनके काटने से हो जाती है. ठीक है? सो ऐसी कंडीशन में भी जब भी कोई कुत्ता काट दे तो कहते हैं ना फ़ौरन जाओ और इंजेक्शन लगवाओ. तो पुराने वक्तों में वो 14 इंजेक्शन लगते थे यहाँ पर पेट के अंदर. ठीक है? ताकि वन एंड आफ्टर अदर बिकॉज कि जो सा रेबीज़ का जो वायरस है दैट इज इट इज़ वेरी डेंजरस. इसी तरह से कुछ सांप होते हैं, उनके ही जहर से जो है एंटीबॉडीज़ बनवा ली जाती हैं. और अगर कोई कभी ज़िंदगी में किसी शख्स को वो सांप काटे वही उसी नस्ल का, तो उसको बचाया जा सकता है. उसे हाउ बाय द स्नेक वेनम्स से बनवाए जाते हैं एंटी वेनम्स. क्लियर? एंटी वेनम्स बनवाए जाते हैं. उनका उन जहरीली जो लिक्विड वो जो एंटर करते हैं बॉडी में, उसको तोड़ने के लिए, उसको इनएक्टिव करने के लिए. सो दैट इज़ कॉल्ड अ स्नेक वेनम्स के खिलाफ जो इम्यूनिटी दी जाती है खुद से, दैट इज़ ऑल्सो द आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी. क्लियर? और डिस्टेंस तो इस मिल्क को जो है वो मिस नहीं करना चाहिए. आमतौर पर अगर आप गांव में जाएं तो जब भी किसी की भैंस जो है वो बच्चा देती है तो उसका जो पहला दूध है उसको कहते हैं बोला दूध. वो पूरे मोहल्ले में फिर तकसीम किया जाता है उसको पका के, और लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, प्रेफर करते हैं, बिकॉज कि इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं. जी तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ क्विक क्विज फॉर यू for today's lecture, and it starts over here. Colostrum is an example of dash immunity. So it is active immunity, artificially induced passive immunity, or naturally induced passive immunity, or herd immunity. जी dear students, तो ये कौन सी colostrum? तो पहले तो ये बताएं कि colostrum है क्या. So it is the first milk, clear, and which carries a lot of antibodies for the baby. So it is natural passive immunity. इसमें प्री प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज माँ के दूध से बच्चों में मुंतकिल होती हैं. द फर्स्ट मिल्क जिसको हम कहते हैं. द नेजल कैविटी वार्म्स द इनकमिंग एयर टू अबाउट डैश 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस. जी डियर स्टूडेंट्स, 37? No. The answer is 30 degrees Celsius, depending upon the external temperature. The thickness of alveolar membrane is 1 micrometer, 0.1 micrometer, or 0.1 nanometer, or 1 millimeter. So the answer is 0.1 micrometer. The pharynx leads oral cavity to nose, larynx, or esophagus, or trachea. So it leads to esophagus, the food pipe.
The cartilaginous plates are present in dash bronchus. The primary bronchus, secondary bronchus, tertiary bronchus, or the quaternary bronchus. So they are present in the secondary bronchus. Which structure is involved in the gaseous exchange? Alveolus, bronchus, bronchiole, or trachea. So all these are the air passageways. Only alveolus is the structural and functional unit where the gaseous exchange occurs in the lungs. So tissue transplant rejection is usually due to the dash lymphocytes. So it is due to B lymphocytes or T lymphocytes or natural killer cells or the plasma cell clone. So usually the involved cells are T lymphocytes. So they are responsible for the transplant rejection of the newly transplant organ. The number of turbinates in each nasal cavity is 2, 3, 6, or 4. So there are three turbinates present in the nasal cavity, in each nasal cavity, the superior, middle, and the inferior turbinate. So the answer is 3.